टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हेलो किसान, आपके साथ मैं हूं इंटू सिंह। हेलो किसान, आप किसानों का अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम, जहां हम पशुपालन से संबंधित आज विषय आपके लिए लेकर आते हैं और उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करते हैं और आपकी कॉल्स भी लेते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई सवाल है हमारे विषय से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज के दो विषय जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और आपके सवाल लेंगे, आइए नजर डालते हैं आज के हेलो किसान के विषय पर। आज का हमारा विषय है पशुपालन में भारत सरकार की योजनाएं और साथ ही बात करेंगे बदलते मौसम में बकरियों का रखरखाव किस प्रकार करें ताकि आपकी बकरियां स्वस्थ रहें। तो ये दो विषय से जुड़े जो भी आपके सवाल हैं आप हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे दो टोल फ्री नंबर्स के माध्यम से। आइए आपको बताएं हमारे दो नंबर क्या हैं जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 1800-113060, दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री है, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। बस फ़ोन उठाएं, हमारा नंबर लगाएं और अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ और हमारी भी कोशिश रहेगी कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉल कार्यक्रम में शामिल करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने दर्शकों से मैं यहाँ पर एक अनुरोध करना चाहूँगी कि जब भी आप कॉल करें, पहले आप टेलीविज़न को म्यूट कर दें, अपना सवाल पूरा करें और जवाब सुनने के लिए वापस से आवाज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि ऐसे जगह पर रहें जहाँ से हम आपको ठीक से सुन सकें, नेटवर्क क्षेत्र में रहें, ताकि समय न बर्बाद हो और आपके सवाल को भी हम ठीक से सुन सकें। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और दो विषय के बारे में हमने आपको बताया। दोनों ही विषय हमारे पशुपालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार की तरफ से पशुपालकों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं और उससे वो कैसे लाभ ले सकते हैं, ये आज हम जानेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका मकसद ये है कि हमारे किसानों की, हमारे पशुपालकों की आय में वृद्धि हो, वो आत्मनिर्भर हो। तो इनके बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे कि स्वास्थ्य को लेकर किस तरह की योजनाएं हैं, प्रजनन को लेकर या फिर ब्रीडिंग जिसे हम कहते हैं उसको लेकर कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, और जो बीमारियां हैं या फिर जो रखरखाव है पशुओं का वो और सुगम हो सके, उसको लेकर सरकार की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। और बकरियों का स्वास्थ्य भी बेहतर है, इस पर भी हम बात करेंगे। दो मेहमान हैं, आइए आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अधिराज मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अधिराज जी आपका कार्यक्रम में। आप सहायक आयुक्त हैं मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमें पशुपालन को लेकर भारत सरकार की तरफ से किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। और हमारे दूसरे मेहमान हैं जो कि हमारे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र कुमार हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान, हिसार, हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र जी आपका भी कार्यक्रम में। आपसे हम बकरियों के स्वास्थ्य के बारे में समझेंगे। मौसम जैसे कि अब फिर से बदलना शुरू हो गया है, बहुत ठंडक थी लेकिन बीच बीच में कभी ठंडक बढ़ रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी तापमान हम देखते हैं कि अचानक 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है। तो इससे बकरियों के स्वास्थ्य पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है, वो स्वस्थ रहे, किस तरह का प्रबंधन हमें करने की ज़रूरत है, इन तमाम बातों पर हम आपसे भी विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले मिश्रा जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जो हम पशुपालन के बारे में बात कर रहे हैं, और देखिए अब पहले क्या होता था कि पशुपालन को इतनी गंभीरता से लिया नहीं जाता था। उसे सोचा जाता था कि ठीक है, खेती किसानी के साथ आपने कुछ पशु रख लिए, लेकिन ये सरकार लगातार इसे एक व्यवसाय के रूप में, एक व्यवसायिक रूप देने की कोशिश कर रही है और अलग से इसके लिए डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। किस तरह की योजनाएं हैं और कैसे आपको लगता है कि पशुपालन जो है एक अपने आप में एक नया व्यवसाय तो बन ही चुका है, लेकिन इसके रोजगार सृजन भी होंगे? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी जो सरकार, भारत सरकार है, भारत सरकार के अभी सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस है, पहले हम आजीविका के ऊपर देखते थे, अपना वो एम्प्लॉयमेंट छोटा सा कुछ कर सके,
सस्टेनेबल हो सके। जैसे आप बोल रहे थे छोटा किसान है उसके लिए हम देख रहे थे, अब आजीविका से हम बढ़ के उद्यमिता विकास जो आत्मनिर्भर बन सके, पशुपालक आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए अभी योजनाएं जो 2021 में अभी जो हमारे नए योजनाएं बने हैं जो कि 5 साल के लिए योजनाएं, उसमें बहुत तरीके के उद्यमिता विकास के लिए है जो कि खुद एक उद्यमी बन सके, उसके साथ बहुत सारे पशुपालकों को वो अपना कुछ एम्प्लॉयमेंट दे सके सो दैट कि ये आगे बढ़ सके। और बिल्कुल, और पहले ये होता था कि आपने घर में 2-4 पशु रख लिए जो कि खेती के लिए काम आए और आपके घर की ज़रूरतें पूरी हों, और किसान और पशुपालन दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं और हैं भी। लेकिन अब जिस तरीके से समय बदल रहा है तो आप सिर्फ पशुपालक भी हो सकते हैं, सिर्फ डेयरी भी खोल सकते हैं, या फिर आप मछली पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं। तो ये बहुत तरह से चीज़ें बदल रही हैं और इस बदलते हुए समय के साथ आप भी बदलें और इन नई योजनाओं का लाभ लें, अपनी आय में वृद्धि करें, रोजगार सृजन हो और साथ ही आप आत्मनिर्भर बने। चलिए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी आज की ये रिपोर्ट। पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। गांवों में आमदनी का एक मुख्य जरिया पशुपालन भी है। इस बात की अहमियत समझते हुए सरकार भी पशुपालन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए तत्पर है। पशुपालन के क्षेत्र में सरकार की ओर से समय समय पर योजनाएं भी लाई जाती हैं। इस समय भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं व कार्यक्रम चल रहे हैं। इन्हीं में से एक है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2014 में की थी। इस मिशन का मकसद देसी नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा देकर दूध के उत्पादन को बढ़ाना है। इस योजना का उद्देश्य दुधारू पशुओं की स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। साथ ही इस योजना का मकसद इन पशुओं में होने वाली बीमारियों को रोकना भी है। इसके तहत स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस मिशन के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम को केंद्र में रखा गया है। साहीवाल, राठी, थारपारकर, रेड सिंधी और अनकुलीन स्वदेशी नस्लों के जरिए बाकी नस्लों को उन्नत बनाने का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी शुरू किया है। इस योजना का मकसद सभी मवेशियों, भैंसों, भेड़ों, बकरियों और सुअरों को पैर और मुंह के रोग व ब्रुसेलोसिस से बचाव के लिए उन्हें FMD का टीका देना है। वहीं राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत चारा संबंधी समस्या को दूर किया जा रहा है। कुल मिलाकर इस समय पशुपालन से जुड़ी कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनका फायदा पशुपालक किसान ले सकते हैं। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और हमने आपको बताया कि पशुपालकों के लिए किस तरीके से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बस ज़रूरत यह है कि आप इन अवसरों को समझें, इनके बारे में जानें, अवेयर रहें, जागरूक रहें, ताकि आप इनका फ़ायदा भी ले सकें, क्योंकि ये योजनाएं आपके लिए हैं और अगर आप ही इनके बारे में नहीं जानेंगे, इनका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो फिर उसका मकसद भी नहीं पूरा होगा। हमारे दूसरे मेहमान हैं नरेंद्र जी, और आज हम बात कर रहे हैं दूसरे विषय पर, जिसमें हम ख़ास तौर पर बकरियों के बारे में बात करेंगे, कैसे वो स्वस्थ रहें, बदलते मौसम में कौन कौन सी विशेष बातें जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है। नरेंद्र जी, बकरियों की अगर हम बात करते हैं तो बकरी तो बहुत ही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अन्य पशुओं के मुकाबले इनको पालना आसान है, इन्हें बहुत कम संख्या से शुरू किया जा सकता है, लागत भी कम होती है और दूसरे पशुओं के मुकाबले इनमें झंझट भी कम रहता है, मतलब बीमार इतनी नहीं पड़ती हैं। तो अभी इस मौसम का किस तरह का प्रभाव हो सकता है बकरियों पर? जी, बकरी पालन की अगर बात करें तो प्राचीन काल से ही बकरी पालन जो है वो महत्वपूर्ण व्यवसाय रहा है किसान भाइयों के लिए। कृषि के अलावा अगर पशुपालन की बात करें तो किसान भाइयों के लिए एक कम लागत में अच्छी आमदनी अगर लेनी है तो बकरी पालन कर सकते हैं, क्योंकि बकरी पालन में एक जो मुख्यतः सबसे बड़ी सुविधा ये है कि उसको कम लागत के साथ, कम आवास के साथ और एक कम आमदनी के साथ उसमें ज़्यादा उसमें आमदनी प्राप्त हो सकती है। इससे जो छोटे किसान है, जो मझले किसान है, या हम कहें कि गरीब किसान जो है, उनकी आजीविका का एक मुख्य स्रोत है आज दूध के माध्यम से, मांस के माध्यम से। तो जो हमारे किसान है, छोटे मझले किसान है, अगर उन्होंने बकरी पालन किया है तो इस बदलते मौसम में उनका जो ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि ना तो बारिश का मौसम है, ना अत्यधिक सर्दी है, लेकिन बारिश के साथ साथ जब हल्की ठंड होती है तो वो बोलते हैं
कि आती हुई ठंड या जाती हुई ठंड ना, तो वो अगर पशु को लग जाती है तो इससे पशु के स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और पशु अगर इसकी चपेट में आएगा। जी बिल्कुल, देखिए जब भी तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है हम लोग भी उससे प्रभावित होते हैं, और ऐसे पशु भी है उन पर भी प्रभाव पड़ता है, चाहे उनका आवास हो, उनका आहार हो, इन तमाम बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और बकरी पालन देखिए हमारे जो छोटे किसान हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा जोत नहीं है, बहुत पूंजी नहीं है, उनके लिए एक वरदान की तरह है। किसी समय भी जिसे हम कहते हैं पशुधन, यानी जब भी पैसे की समस्या हो, ये उनके लिए एक सहारे की तरह है। अगर खेती में भी नुकसान हो गया तो पशुओं से उनको एक जीवन दान की तरह कह सकते हैं, ऐसी आर्थिक जो स्थितियाँ होती हैं उनमें मिल जाता है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। बदलते मौसम का असर बकरियों की सेहत पर भी पड़ता है। ठंड पहले के मुकाबले कम हो गई है और अब धीरे धीरे गर्मी आएगी। हालांकि अभी ठंड पूरी तरह से गई नहीं है, ऐसे में बकरियों की सही से देखरेख करना जरूरी है। सर्दियों में नमी की मात्रा ज्यादा होती है और शेड में लंबे समय तक तापमान कम बना रहता है। इससे जमीन ठंडी हो जाती है, इसीलिए शेड को साफ और सूखा रखें। बकरी का शेड पूर्व पश्चिम दिशा में बनाएं, इससे शेड में सूरज की रोशनी अच्छी तरह पहुंचेगी। शेड के दरवाजों और खिड़कियों को दिन में खुला रखें और जिससे हवा का प्रवाह हो सके, और शाम व रात के समय शेड में ठंडी हवा आने से रोकने के लिए खुली जगहों को टाट के बोरे और बोरियों से बंद कर दें। अगर आहार की बात करें तो सर्दियों में बकरियां ज्यादा पानी नहीं पीती, जिससे उनके शरीर में पानी का स्तर कम हो सकता है। इसीलिए जहां तक संभव हो बकरियों को गर्म पानी पिलाएं। बकरी जुगाली करने वाली जानवर है। बकरी पूरा खाना एक बार में ना खाकर हर समय थोड़ा थोड़ा खाना पसंद करती है, इसीलिए बकरियों के आहार का उचित प्रबंध करें। बकरियों को मुख्य रूप से 3 तरह का चारा दिया जाता है: हरा चारा, सूखा चारा और दाना। हरा चारा जंगली घास, पेड़ पौधे की पत्तियों व फलियों और सब्जियों के पत्तों से मिल जाता है। इनके अलावा आप हरे चारे के रूप में बरसीम, रिजका और लोबिया को भी अपने खेत में उगा सकते हैं। सूखे हरे चारे के रूप में बरसीम, रिजका और लोबिया, मक्का और नेपियर दे सकते हैं। वहीं दाने के रूप में आप बकरियों को सुखाकर रखी गई मक्का और जौ के साथ खल्ली मिलाकर दे सकते हैं। लगेगा? नहीं लगेगा, मतलब इट्स विदाउट एनी इंटरेस्ट। 3% कम हो जाएगा इंटरेस्ट। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी बकरी पालन पर, और जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे थे, हमने रिपोर्ट में भी बताया कि बकरियों का स्वास्थ्य किस तरीके से बेहतर रह सकता है, कैसे किसानों के लिए, हमारे छोटे किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। और अब तो इसकी व्यावसायिक कह सकते हैं मांग भी हो गई है। इस बकरी के दूध की बात अगर हम करें तो, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तो इसका दूध भी बहुत बाजार में इसकी मांग है और अच्छे दामों पर बिक रहा है। तो हमारे किसान कई तरह के फायदे बकरी पालन से ले सकते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले एक बार फिर से हम कहेंगे कि हमारे 2 टोल फ्री नंबर हैं, आप हमें कॉल करें, अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। किस तरह की योजनाएं पशुपालन से जुड़ी हुई और बकरी पालन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है या कोई समस्या है, उसका भी हमें इंतजार है। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने सरकार की योजनाओं के बारे में, एक कॉलर आ गया हमारे साथ, देखिए पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो 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 जी बताइए क्या नाम है आपका, अपना सवाल। ठीक है, रुपेश जी बताएं, कहाँ से बात करें आप? ग्वालियर मध्य प्रदेश से। जी रुपेश जी, गुना अपना सवाल बताइए। जिला गुना से आप बात कर रहे हैं, सवाल बताएं। हेलो जी, मेरा सवाल है मैडम, ये मेरा सवाल है कि मैं डेयरी फार्म खोलना चाहता हूँ, इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। जी, डेयरी आप खोलना चाहते हैं, रुपेश जी हैं ये, और मैं कौन सी नस्ल की गाय खरीदूं? ठीक है रुपेश जी, कितने पशुओं से डेयरी की शुरुआत कर सकते हैं, और सरकार की तरफ से क्या छोटे किसानों के लिए, मान लीजिए 10 जानवरों की डेयरी खोलना चाहते हैं या फिर गाय की खोलना चाहते हैं या सिर्फ भैंस की खोलना चाहते हैं, तो क्या इसके अनुसार भी कुछ स्कीम्स हैं? रुपेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर डेयरी खोलना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से अब अपने पास कितने जानवर रख सकते हैं, मतलब कितने पशु रख सकते हैं, उसके हिसाब से अभी आपको तय करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बड़े स्तर पे भी कर सकते हैं, पर अभी हम ये बताना चाहते हैं कि
आप शुरुआत में बड़ा करना सही नहीं होता है। पहले आप छोटे से शुरू करें, 5 से 10 पशुओं से शुरू करें और उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और जो आपने बोला कि कैसे आप अच्छा नस्ल ले सकते हैं, भारत में अभी हमारे देसी नस्ल लगभग 50 देसी नस्ल जो भी रजिस्टर्ड हैं, उसमें से अगर आप देखेंगे तो गिर है, साहिवाल है, जो कि अच्छे नस्ल के गाय हैं, और भैंस में आप देखेंगे तो मुर्रा है, जाफराबादी है, वो जो आपके लोकल एरिया में मिलता है उसको ले सकते हैं। अगर वो नस्ल भी आपके पास नहीं है तो जो भी हमारे राष्ट्रीय गोकुल मिशन की तरफ से आप अगर छोटा डायरी खोलते हैं तो उसमें आप अगर नॉर्मल आपके जो आपके पास जो भी पशु है, गाय है या भैंस है, उसको भी रखते हैं, उसके लिए हम राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का मतलब शुरुआत किए हैं। उसमें भी आप जो कृत्रिम गर्भाधान होता है, जो अच्छे नस्ल के जो सीमेन होते हैं उससे हम गर्भाधान करके अच्छे नस्ल के आपके बच्चे भी निकाल सकते हैं, बच्चियां निकाल सकते हैं, सो दैट आपको वो उसमें लाभवान हो सकते हैं। यही राष्ट्रीय गोकुल मिशन की तरफ से है। अगर आप बड़ा पैमाने पे भी फार्म खोलना चाहते हैं, उसके लिए हम ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म का भी एक स्कीम जो अभी भारत सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, उस योजना के तहत आप 200 गाय या भैंस के लिए, जो कि हम कहते हैं कि प्रेफरेंस देते हैं देसी नस्ल उसमें रखने के लिए, उसके लिए 4 करोड़ का लागत लगता है और भारत सरकार की तरफ से उसके लिए 2 करोड़ का सब्सिडी का भी प्रोविजन किया गया है। तो उसमें आपको हम सिर्फ आपके जो लैंड है वो जमीन खरीदने के अलावा और जो भी पशु खरीदना है, उसके लिए घर बनाना है, कुछ इक्विपमेंट्स लाने हैं, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स लाने हैं, और मॉडर्न टेक्निक्स आप अगर लगाना चाहते हैं, जैसे ETT है, सेक्स सॉर्टेड सीमेन यूज करते हैं, उसको आप लेके इसमें कर सकते हैं, जो कि एक बड़ा फार्म बनेगा। उससे आप अच्छे नस्ल के जो कि प्रेग्नेंट हीफर्स हैं या बच्चियां हैं, आप बेच के उससे आप लाभवान हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि छोटे से शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तो अनुभव हो जाएगा आपको डेयरी चलाने का। जी हेलो, नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो नायक जी, आप कुछ इशारा कर रहे हैं? हेलो हेलो। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद स्वरूप हाँ जी जानना चाहता हूँ कि सर्दी के दिनों में बकरियां चारा पानी कम लेती हैं, उनमें कमजोर पड़ जाती है। दूसरी चीज, उनके शरीर में पेट के अंदर परजीवी कीड़े या शरीर के ऊपर चिलने या कुटकी पड़ जाती हैं, उससे भी वो कीड़े उनके खून चूसते हैं। तो इससे हमें बचाने के लिए कौन से एहतियात, कौन से उपाय करने चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मेरा सवाल था ये, मैं पूछती उससे पहले आपने ही पूछ लिया। ये हमारे जागरूक किसान हैं नरेंद्र जी, जैसा कि उन्होंने बताया कि इस मौसम में जो बकरियां होती हैं वो आहार कम लेती हैं, उनके पेट में कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो किस तरह से हमारी बकरियां स्वस्थ रहें और उनका आहार जो है, जो उसमें उतार चढ़ाव चलता रहता है, वो ना हो, ताकि उनका वजन भी ठीक से रहे और दूध का उत्पादन भी ठीक रहे, क्या बताना चाहेंगे? जी देखिए, अभी हम देखते हैं कि जिस हिसाब से हल्की बारिश हुई है तो इसमें जो चारे की जो नमी है, चारे में जो नमी की मात्रा वो ज्यादा हो जाती है। अगर बकरी या कोई भी पशु उसको खाता है तो उसके पेट में जो है वो नमी ज्यादा हो जाती है और सूखा चारे की मात्रा कम हो जाती है, जिससे पशु को दस्त लग जाते हैं। और ऐसे समय में पशु को जो है पेट के कीड़ों की समस्या भी बहुत होती है। अगर ये दोनों समस्याएं पशु में एक साथ हैं तो पशु के स्वास्थ्य पर, उसके पोषण पर जो है वो गलत प्रभाव पड़ता है। तो इससे क्या है, किसान भाई का हरा चारा है उसको 2 से 3 दिन उसको सुखा लें, जिससे उसकी नमी कम हो जाए, और फिर वो बकरियों को चराएं। इसके साथ साथ अगर बकरियों को एक ही जगह पे पालने की व्यवस्था की गई है तो उसमें किसान भाइयों को ये ध्यान रखने की जरूरत है, जो पशुओं का पोषण है वो एक संतुलित मात्रा में सभी चीजें उसमें हो। उसमें अनाज की मात्रा भी 60 से 65% हो, प्रोटीन की मात्रा भी हो, उसमें खनिज मिश्रण भी हो, उसमें नमक भी हो। तो ये सब चीजें दाने के माध्यम से हम पशु को बकरियों को दे सकते हैं। और दूसरा, जब भी बकरियों को चराने ले जाते हैं तो वो धूप निकलने के बाद लेके जाएं। जैसे ही सूरज की तेज रोशनी आ जाती है तो उससे क्या होता है कि जो घास होती है खेतों में, चारागाह में जो घास है उसमें जो नमी होती है वो सूख जाती है, वो सूख करके नीचे चली जाती है। तो इस तरह से किसान भाई जो है अगर खान पान का ध्यान रखेंगे तो पशु का स्वास्थ्य और बकरी का स्वास्थ्य वो बना रहेगा। और इस अंतराल में बरसात के मौसम से पहले एक बार जो है वो पेट की कीड़ों की दवाई बकरी को जरूर देनी है।
बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से पेट में जो कीड़े बकरियों के पड़ जाते हैं उसका इलाज किया जाए, और ऐसी स्थिति ना आए तो ऐसे में उनका जो आहार है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि ठंड जैसे बारिश अभी बीच बीच में हो गई तो आपका जो चारा है उसमें नमी बढ़ जाती है, उससे बकरियों के बीमार होने की आशंका बढ़ जाती है। आगे और सवाल लेंगे हम, लेकिन हमारा जो आज का पहला विषय यानी पशुपालन में भारत सरकार की योजनाएं, उस पर हम कुछ और बातों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मिश्रा जी आप बता रहे थे कि इसका पहला कंपोनेंट यही है कि उद्यमिता को बढ़ाना, तो उससे जुड़े हुए कौन सी खास बातें हैं? देखिए, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास जो नेशनल लाइवस्टॉक मिशन है, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के तहत मैंने तो आपको ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म के बारे में बता दिया, वो भी उद्यमिता विकास के अंदर आ जाता है, जिसमें हम 2 करोड़ की सब्सिडी भारत सरकार की तरफ से मिलती है। इसके अलावा हम देखेंगे तो मुर्गी पालन के लिए, जो कि हमारे देसी मुर्गी होते हैं और घर के आंगन में चर के वो जो मुर्गी हम पालते हैं, उसके लिए एक योजना बनाया गया है, जो कि मुर्गी पालेंगे, 1000 मुर्गी पालेंगे, फिर उसको हैचरी में सेटअप करने के लिए और फिर रियरिंग यूनिट बना के बेचने के लिए, उसके लिए भी एक स्कीम बनाया गया है जिसमें कि 25 लाख तक सब्सिडी दिया जाता है। इसके अलावा भेड़ बकरी पालन कोई करना चाहते हैं उसके लिए भी 500 भेड़ बकरी के लिए कोई स्कीम बनाता है मिनिमम, तो उसके लिए भी 50 लाख तक सब्सिडी की प्रावधान की गई है। इसके अलावा सुअर पालन के लिए भी 30 लाख तक, जो कि 100 सुअर रखते हैं उसमें भी 30 लाख तक सब्सिडी की। यानी शुगर पालन के लिए भी इस तरह की सब्सिडी है? अच्छा। सब्सिडी। और उसके अलावा आजकल जो आ गया है चारा के लिए, क्योंकि ये चारा और एनिमल फीड इसकी कमी रहती है, तो इसके लिए भी अगर कोई उद्यमी अपना प्लांट सेटअप करना चाहता है, उसमें भी हमारा जो 50 लाख तक सब्सिडी है, जो कि वो साइलेज मेकिंग में ले सकता है, और इसके साथ ये अपना जो चारा बनाने के लिए भी ले सकता है, और टोटल मिक्स्ड राशन ऑटोमेटेड फीड प्लांट अगर बनाता है उसके लिए ले सकता है। ये स्कीम के अलावा और एक एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, जो कि अवसंरचना विकास निधि है। उसमें भी कोई अगर वो इंडिविजुअल है, कोई कंपनी है या एफपीओ है या सेक्शन 8 या एमएसएमई के अंडर आता है, उसमें भी अगर वो कुछ लगा के, जैसे डेयरी प्लांट है या मीट प्रोसेसिंग यूनिट या एनिमल फीड प्लांट बनाता है, उसमें भी हम सब्सिडी 3% इंटरेस्ट सब्सिडी तो नहीं, इंटरेस्ट सबवेंशन करते हैं, जो कि उसका इंटरेस्ट रहता है उसमें 3% घट जाता है इस इंटरेस्ट। जी जी बिल्कुल। एक कॉलर है, ये बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन रहा हूँ जी, बताइए सवाल क्या है? तोमर लाल जी हमारे साथ। तो तोमर जी, पहले टेलीविजन आप म्यूट कर दें, पहले टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। पहले कम कर तो थोड़ा सा कम कर। हेलो जी, बकरी के बारे में पूछना था, कौन से नस्ल की बकरी पाले और कितना से स्टार्ट करे, कितना सब्सिडी मिलता है? ठीक है, बकरी पालन के बारे में जानना चाहते हैं। नरेंद्र जी, बकरी पालन करना चाहते हैं, ये छत्तीसगढ़ के हमारे दर्शक हैं, क्या बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो इसमें अगर आपने बकरी पालन शुरू करना है तो आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि आप कौन सी नस्ल की, किस नस्ल की जो बकरी है वो आपके क्षेत्र में जो है वो लाभकारी है, वो कि उस तरह से उसका पालन उस जलवायु में क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अगर छत्तीसगढ़ के माध्यम से देखें तो वहाँ पे ब्लैक बंगाल की जो बकरी है और उसके जो संकर नस्ल की है, तो उसका आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। तो ब्लैक बंगाल जो बकरी है वो मांस के लिए अच्छी है और प्रत्येक हर ब्याने के बाद वो 2 से 3 बच्चे देती है, तो उस क्षेत्र के हिसाब से आप बकरी का चयन जो है वो ब्लैक बंगाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आपकी कॉल्स हम लेते रहेंगे। पशुपालन से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं, बकरी पालन से जुड़ा हुआ या फिर पशुपालन को लेकर जो योजनाएं हैं सरकार की, उनका लाभ लेना चाहते हैं, कोई आशंका है, कोई सवाल है, कोई जानकारी चाहते हैं तो कॉल करें। छोटा सा ब्रेक। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं पशुपालन से संबंधित भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में, और साथ ही इस मौसम में बकरियों का कैसे रखें, आप ख्याल कैसे करें उनका रख रखाव, ताकि वो स्वस्थ रहें और उत्पादकता उनकी बनी रहे। आपके कोई सवाल है तो हमारे 2 टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं, दोनों ही नंबर अभी हम फ्लैश कर रहे हैं, टोल फ्री हैं, यानी इन पर आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा, तो आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मिश्रा जी, अब जैसे कि हम पशुपालन से संबंधित आर्थिक मदद की भी हम बात कर रहे थे, तो किस किस तरह की आर्थिक मदद हमारे किसानों को मिल सकती है? क्योंकि देखिए, कृषि में तो ऋण के लिए अलग से व्यवस्था है, कृषि ऋण भी ले सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड भी होता है। तो पशुपालकों के सामने कई बार समस्या ये होती है कि कई बार ऐसे पशुपालक भी होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती, तो उन्हें कई बार ऋण मिलने में भी समस्या रहती है। तो इसको लेकर भी किसी तरह की योजना है सरकार की? आपको ये सारे पशुपालकों को ये हम इस प्रोग्राम के जरिए बताना चाहते हैं कि अभी भारत सरकार मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की तरफ से ये किसान क्रेडिट कार्ड अब पशुपालकों के लिए भी वो भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? आपके पास अगर ये जो भी कैटेगरीज हैं आप ले सकते हैं। एक डायरी फार्मिंग के लिए ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, इसके लिए भेड़ बकरी रखने के लिए भी ले सकते हैं, और मुर्गी पालन के लिए भी ले सकते हैं। जैसे रहता है कृषि के लिए किसान क्रेडिट कार्ड में जो सिस्टम रहता है, इसमें भी वही है। आप 3 लाख तक का इसमें क्रेडिट फैसिलिटी ले सकते हैं। और अभी हम ये बताना चाहते हैं कि अभी हमारे विभाग की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से अभी कैंप्स लग रहे हैं। तो जो भी पशुपालक इसका फायदा लेना चाहते हैं तो निकटतम पशु चिकित्सालय में चले जाएं। अभी कैंप्स 15 तारीख, फरवरी 15 तारीख तक ये कैंप्स हैं, तो उसका फायदा ले सकते हैं। और इसमें हम ये चीज़ बताना चाहते हैं, आपके पास कोई पशु है, अगर भेड़ बकरी है, गाय भैंस है और मुर्गी है, तो उसके बेसिस पे आप लोन ले सकते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी इसमें ले सकते हैं। और 1,60,000 तक इसके लिए आपका
कोई कोलैटरल भी नहीं चाहिए, बैंक कोई कोलैटरल नहीं मांगेगा, कोई गारंटी नहीं चाहिए, कोई गारंटी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका फायदा पशुपालक ले सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए पशुपालन को और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से कितना अच्छा ये पूरा कह सकते हैं ये पूरी योजना बनाई गई है, ये सुविधा दी गई है हमारे किसानों को, हमारे पशुपालकों को। एक कॉलर है, आइए बात करते हैं उनसे, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है, बताइए। असम से हमारे साथ आप फोन लाइन पर हैं, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मैं असम के नलबाड़ी जिला से बोल रहा हूँ, मेरा नाम है शिबो भुया। मैं 500 लोग ब्रॉयलर मुर्गी से शुरुआत किया था, तो अब 500 से जाकर मुझे 1500 तक पहुंच गया था कोरोना की पहले। तो उसके बाद फार्म तो बंद हो गया है, अभी ब्रॉयलर का चाहिदा भी नहीं है, तो हम अभी बेरोजगार सा हो गया हूँ। और कुछ ऐसा योजना है जो हम फिर से वही काम पे वापस आ जाओ। और एक्सक्यूज मी प्लीज, जो डायल पे लिखा जा रहा है ना डिस्प्ले पे टीवी पर, मेरा नाम शिबो फुलिया नहीं है, मेरा नाम गलत आ गया है, आप प्लीज अगर हम इसको तो क्लियर कर दीजिए। हम इसको ठीक करवा देते हैं, माफ़ कीजिएगा, क्षमा चाहते हैं हम आपसे जी। सब मिश्रा जी क्या बताना चाहेंगे, जैसे बता रहे हैं कि सुअर पालन के लिए शिव जी, आसाम में सुअर पालन के लिए सिर्फ आसाम के लिए भी नहीं, पूरे देश के लिए अभी हमारा जो नेशनल लाइवस्टॉक मिशन है उसके तहत आप अगर 100 से ज़्यादा सुअर रखते हैं, किसी भी नस्ल के रखते हैं, उसके लिए आपको स्कीम बनाइए, मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, और उसको आप हमारा जो आवेदन का सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम udyamitra.nlm.in पे आप उसको डाल सकते हैं। और उसमें भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी का भी प्रावधान रखा गया है, जो कि आपको 30 लाख तक सब्सिडी मिलेगी। 50% सब्सिडी है, या मैक्सिमम 30 लाख तक सब्सिडी आप उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे पहले आप करते थे वही आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको, आप बोल रहे थे कि अभी आपका फार्म बंद हो गया, तो वही आपको फिर से आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप 100 मिनिमम हम 100 के लिए रखें, आप उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, पर हमारा जो सब्सिडी है वो मैक्सिमम 30 लाख तक है, तो उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो यही मैं आपको बताऊं जी। बिल्कुल। और जैसे कि कह रहे थे कि क्या मैं पुराने अपने उसी रफ्तार में आ सकता हूं, तो बिल्कुल आ सकते हैं आप, और सरकार आपके लिए है, आपकी इन्हीं समस्याओं और आपके प्रयत्नों को, जो प्रयत्न है आपके, जो सपने हैं, उन्हें साकार करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। आइए बात करते हैं नरेंद्र जी से। नरेंद्र जी, जैसा कि हमारे कॉलर भी थे जिन्होंने बताया था कि कैसे इस मौसम में जो बकरियों का स्वास्थ्य थोड़ा गिर जाता है, तो ऐसे में मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो आवास हो, चाहे वो आहार हो, इसके अलावा बकरियों के पालन से जुड़ी कोई ख़ास बातें जो आप साझा करना चाहते हो? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि अगर एक बकरी भी आपकी बीमार हो गई और उसके साथ वो स्वस्थ नहीं हो पाई, तो हमारे जो किसान छोटे होते हैं, पशुपालक बहुत ज़्यादा उनके पास पूंजी भी नहीं होती, बहुत बड़ा नुकसान उन्हें हो सकता है आर्थिक। जी बिल्कुल। देखिए, बकरी पालन में मुख्यतः एक समस्या ये होती है, अगर किसान भाई जो हैं उन्होंने अगर टीकाकरण बकरी का नहीं करवाया है ना, तो ऐसे समय में क्या होता है कि जैसे बरसात के सुहाने मौसम में या अभी जाती हुई सर्दियों का जो मौसम है, तो इसमें जो मौसम है वो बड़ा सुहावना होता है, तो जिससे क्या है कि जो भी जीवाणु और विषाणु है वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो उससे अगर आपने टीकाकरण पशु का, आपने एफएमडी का, आपने मुंहखुरी रोग का और गलघोटू का, चेचक का, गोट प्लेग का, है ना, अगर इनके अगर टीकाकरण किसान भाइयों ने नहीं कराए हैं, तो इससे पशु की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। तो अगर ऐसे में अगर टीकाकरण नहीं कराया गया है, तो पशु का बीमारी में आना स्वाभाविक है, और उससे पशु जो है वो बीमार पड़ जाता है। और दूसरा मुख्यतः इसमें ये है कि जैसे ही अभी बारिशों का मौसम, हल्की बारिशें जाई हैं और ठंड के मौसम में भी आएंगे, तो पशुओं का जो आवास है उसको ढक कर रखें। पशु को 10 बजे के बाद ही, जब सूरज निकलता है उसके बाद ही चारागाह में लेके जाएं, और शाम को बड़ी जल्दी उनको 4-5 बजे के आसपास जो है अपने वापस स्थान पर ले आएं। और दूसरा, इस मौसम में क्या होता है कि मिट्टी जो है वो गीली होती है, और बकरी के केस में ये एक बड़ी खास बात है कि बकरी गीलापन पसंद नहीं करती है। तो अगर किसान भाई इस जानकारी से
उनको पता है कि बकरी जो है वो गीलेपन को पसंद नहीं करती है, तो जो भी चारा गीले में पानी के आसपास है तो वहां बकरी को न चराएं। और उससे जब आप बकरी को वापस घर में लाते हैं तो जो कि एक घोल बनाया जाता है कीटनाशक के लिए, ताकि उनके पैर जो है वो धुलाएं। KMNO4 के पोटेशियम परमैंगनेट जिसको बोलते हैं, या साधारणतः जो किसान अपनी भाषा में लाल दवाई जिसको बोलते हैं, तो उसके बाद से एक बार जब पशु को शाम के समय बाड़े में लेकर जाते हैं तो उससे जो है उसमें जो पशु को गुजारना चाहिए। तो इस तरह का अगर ध्यान रखेंगे तो पशु के जो है वो पैर भी स्वस्थ रहेंगे, और आगे से फिर जब भी पशु चारागाह में जाएगा तो वो तंदुरुस्त होगा और अच्छे से उसका जो स्वास्थ्य का प्रबंधन अच्छा रहेगा। जी जी बिल्कुल। नरेंद्र जी, आपने बताया कि कैसे पशु और जो बकरियां हैं वो स्वस्थ रह सकती हैं। अच्छा नरेंद्र जी, ये भी बताइए कि जैसे गलघोटू हो गया, खुरपका, मुंहपका, जो आपने बताया टीके जो आमतौर पर लगते हैं, ये तो हम देखते हैं दुधारू पशुओं में भी सब, लगभग सभी पशुओं में ये टीके लगाए जाते हैं। बकरियों की कोई स्पेसिफिक बीमारियां भी होती हैं जिसके लक्षण जानना किसानों के लिए ज़रूरी है? बकरियों में एंटेरोटॉक्सिमिया हो जाता है, तो उसमें जो किसान भाई ज्यादा बकरियां रखते हैं तो उनकी बकरियां जो है वो एक साथ मरने लग जाती हैं। तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि एक ही बकरी मरेगी, उसमें पूरे का पूरा जो फ्लॉक है, पूरे की पूरे जो बकरियां हैं सारी, अगर किसी ने 50 रखी है तो उसमें से मैक्सिमम की जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि पशु की बीमारी का उसको सामान्यतः शरीर से कुछ नहीं पता लगता है और पशु के शरीर में जहर फैल जाता है। अगर ये किसान भाई को ये लगता है कि उनके जो फ्लॉक में है उनके जितनी भी बकरियां, उनमें से 5-4 बकरियां एक साथ और एक ही समय मर रही हैं, तो वो नजदीक के जो पशु चिकित्सक का संपर्क करें। और यूनिवर्सिटीज में एक विभाग है जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, वो अलग अलग पशु से, जैसे सुअर के केस में, गोट के केस में, भेड़ के केस में, तो उनकी अलग अलग टीमें होती है, वो जाती हैं, वो उस बीमारी की पहचान करती हैं, तो उस तरह से फिर उसका टीकाकरण का सुझाव दिया जाता है। ठीक है बिल्कुल। और आपने बहुत अच्छी बात बता दी है कि कई बार किसान जब तक समझ पाते हैं और ज़्यादा नुकसान होने की आशंका बढ़ जाती है, तो सही समय पर समस्या की पहचान हो जाए, उसकी पकड़ हो जाए, यही सबसे बड़ा बचाव है। हमारे साथ एक कॉलर है पश्चिम बंगाल से, इन्होंने भी फोन लगाया है, आइए हम बात करते हैं। हेलो इकबाल जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी नमस्कार। नमस्कार मैम। इकबाल जी, पहले टेलीविजन आप म्यूट कर दें। हेलो मैम, मैं बात करना चाहती हूँ मैम, KCC है ना? हाँ जी। ओके मैम, ओके मैम जी धन्यवाद। मैं बात करना मैम, KCC है ना जी? KCC के लेने के लिए छागल पाने के लिए कितना अमाउंट देगा, कितना सब्सिडी मिलेगा वो इसे सर्कल के लेने के लिए मैम? ये जानकारी आप पशुपालन के लिए लेना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड? ये पशुपालन से जुड़ा हुआ है? पशुपालन के लेने के लिए मैम। अच्छा ठीक है जी। मैं इंफॉर्मेशन देगा तो मैम खूब उपकार होगा। ठीक है इकबाल जी, आपको हम भारत सरकार की तरफ से ये बताना चाहते हैं कि अभी हमारा कैंप लग रहा है। आप मालदा से हैं तो आपका निकटतम पशु चिकित्सालय जहां पे भी है, अभी 15 तारीख तक हमारा कैंप चल रहा है, आप वहां जाइए। और आपके जानकारी के लिए ये बताना मैं चाहता हूं, ये आपको मुर्गी पालन, भेड़ बकरी पालन और गाय भैंस जो डेयरी है, डेयरी के लिए आपको इसके लिए क्रेडिट फैसिलिटी मिल सकती है। और आपको 1,60,000 तक के लिए कोई कोलेटरल नहीं है, जो कि आप बोलते हैं कि हमें कुछ चाहिए इसके अगेंस्ट आपको लोन मिलेगा, तो कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। और 3 लाख तक आप उसमें क्रेडिट फैसिलिटी ले सकते हैं, वो जो कि 1 साल तक आपका वैलिड रहेगा। और दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, पशुपालन के भी जो भी क्षेत्र के लिए आप ये लोन क्रेडिट फैसिलिटी लेना चाहते हैं, 2 लाख तक के लिए जो भी इंटरेस्ट रहेगा उस पे आपको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिल सकता है, जो कि इंटरेस्ट मतलब छूट मिल जाएगी, छूट मिल सकती है। अगर इंटरेस्ट 7 या 8% का नॉर्मल रहता है, तो अगर आप टाइमली रीपेमेंट उसको करते हैं तो वो घट के 3% घट जाएगा आपका। लगभग मतलब 4%, 3-4% जो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कम थोड़ा। जी 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 बिल्कुल। तो जैसा कि अभी हम बकरी पर भी बात कर रहे थे, तो अधिराज जी, बकरियों के लिए क्या कोई स्कीम है? और बकरियों के लिए भी कुछ मतलब कि इतने बकरियों के लिए कोई सुविधा है जो हमारे जो बकरी पालन है, पालक से जुड़े हुए किसान हैं, पशुपालक हैं, वो उसका लाभ ले सके? मैं आपको इसमें 2 चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। एक उद्यमी विकास के लिए वो है जो कि 500 भेड़ या बकरी रखना चाहते हैं, उसके लिए नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के तहत योजना है, जिसमें वो 500 भेड़ बकरी के लिए अगर वो रखना चाहते हैं, एक फार्म खोलना चाहते हैं, उसके लिए हम 50 लाख तक सब्सिडी की
रखें, जो कि मैक्सिमम 50% सब्सिडी और मैक्सिमम 50 लाख तक मिल सकता है। उसके अलावा जैसे डॉक्टर नरेंद्र ने बताया कि बहुत सारे रोग रहते हैं बकरियों के लिए, उन्होंने एक बहुत अच्छा डिजीज़ के बारे में बोला कि जिसमें भेड़ बकरियां के बहुत मतलब नुकसान होने की चांसेस रहते हैं, जो कि गोट प्लेग हम बोलते हैं या पीपीआर, अंग्रेजी में हम पीपीआर बोलते हैं। तो वो जो बीमारी रहती है, तो वो बीमारी के लिए भारत सरकार ने इस बार योजना में, पशु स्वास्थ्य की योजना में ये रखा गया है कि 2030 तक कैसे ये रोग को हम पूरे देश से खत्म करें। तो इसके लिए योजना की गई है और 4 महीने से ऊपर जितने भी भेड़ बकरी हैं सबका टीकाकरण, मुफ्त टीकाकरण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा खुरपका मुंहपका का भी, जो कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, वो भी है, डोर स्टेप पे लगाया जाता है। बिल्कुल। एक कॉलर है हमारे साथ, आइए हम बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। जी बताइए राणा सिंह जी, क्या सवाल है? आप चित्रकूट से बात कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं बकरी पालन के विषय में जानकारी चाहता हूँ, बकरी पालन के संबंध में टीकाकरण क्या कहते हैं प्रशिक्षण लेना चाहता हूँ, और क्योंकि मेरे पास धन नहीं है इसलिए मैं सरकार से, केंद्र सरकार से पैसा या जैसी भी योजना है, मैं धन की व्यवस्था चाहता हूँ। जी बिल्कुल। अधिराज जी जैसे बता रहे हैं कि एक तो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, बकरी पालन करना चाहते हैं, कैसे इन्हें इसकी शुरुआत करने के लिए मदद मिल सकती है सरकार की तरफ से, क्योंकि जैसे कि बता रहे हैं कि लागत इनके पास नहीं है। तो क्या ऐसे किसानों के लिए या पशुपालकों के लिए भी सुविधा है जिनके पास बिल्कुल पूंजी नहीं है लेकिन वो शुरुआत करना चाहते हैं, और किस तरह की मदद है सरकार की तरफ से? अगर आपके पास, देखिए, जब अब किसान क्रेडिट कार्ड अब जब पशुपालकों के लिए भी बन गया है, तो उसमें आप यही है कि आपके पास कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके पास 10-15 या जो भी उनके स्कीम गाइडलाइंस के तहत आते हैं, कुछ भेड़ बकरी हैं, लेकिन इनके पास है ही नहीं, इनको मतलब शुरुआत ही करनी है। शुरुआत करने हैं तो आपको ऐसे शुरुआत करने के लिए तो छोटे स्कीम्स अभी कोई चल नहीं रहे, फिर भी आपको प्रशिक्षण चाहिए। तो आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कि मथुरा में एक आईसीआर का इंस्टीट्यूट है, वहाँ आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। मखदूम में है, जो कि केंद्र CIRG मखदूम है, तो उससे वो ले सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं। और कभी कभी हमारे तरफ से भी राज्यों को हम राशि देते हैं कि ट्रेनिंग करवाने के लिए, वहीं से भी आप उत्तर प्रदेश में जो जाते हैं, जो बकरी के लिए, भेड़ के लिए ट्रेनिंग होता है, या नॉर्मल कोई भी पशुपालन के लिए ट्रेनिंग होता है, वहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, प्रशिक्षण लीजिए और सर्टिफिकेट लीजिए। उसके बाद आप अपने लागत से कुछ 10-15 बकरी रखिए, और उसके बाद हम किसान क्रेडिट कार्ड के तरफ से भी आप सुविधा लेके इसको बढ़ावा कर सकते हैं। जी जी। और देखिए, जो आप ट्रेनिंग लेते हैं, जो सर्टिफिकेट मिलता है, उसके भी बहुत लाभ होते हैं। जो इस तरह की स्कीम्स हैं, या फिर आप कोई छोटा स्टार्टअप भी करना चाहते हैं, तो उसमें ये जो सर्टिफिकेट होता है, इसे भी एक प्रूफ की तरह, या फिर आप ये बताता है कि आप इसमें कितने, इसको लेकर कितने गंभीर हैं, तो बैंक भी आपके ऊपर विश्वास कर पाता है और आपको पैसा देता है, आपको ऋण देता है। आइए बात कर लेते हैं नरेंद्र जी से। नरेंद्र जी, जैसे हम बकरियों की बात कर रहे हैं, और हमारे अभी जी किसान भाई ने बताया कि उन्होंने प्रशिक्षण लेना है, तो इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा, तो संबंधित राज्य में जहां भी कृषि विश्वविद्यालय है या कृषि विश्वविद्यालय नहीं है, तो वहाँ पशु का जो विश्वविद्यालय है, जैसे मथुरा की, उत्तर प्रदेश की बात करें तो चित्रकूट के नजदीक जो मथुरा में है, वहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान और पशु चिकित्सा ये विश्वविद्यालय है। तो वहाँ की विस्तार शिक्षा निदेशालय में भी ये ट्रेनिंग चलती रहती है, चाहे वो डेयरी से रिलेटेड हो या वो मुर्गी पालन से हो, बकरी पालन से हो, तो वहाँ से भी किसान भाई जो है वो अच्छी सुविधा ले सकते हैं। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, या एक बहुत ही सीमांत मात्रा में उसकी कॉस्ट होती है, वो उसको अदा करके वो वहाँ से प्रशिक्षण पा सकते हैं। जी जी। और मैंने जैसे बताया कि ये प्रशिक्षण लेने का ये भी लाभ रहता है कि आपको ये तो पता है कि कैसे आपको इस व्यवसाय को करना है या फिर बकरी पालन करना है, लेकिन साथ ही इसके और भी लाभ हैं। तो मैं चाहूँगी थोड़ा वो भी बता दें कि किस किस तरीके से हमारे वो जो पहले से ही बकरी पालन से जुड़े किसान हैं या पशुपालक हैं, वो ट्रेनिंग ले सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, ये मुख्यतः जो है वो 7 दिन का प्रशिक्षण होता है। तो इस 7 दिन को जो विस्तार शिक्षा निदेशालय है वो इस तरह से वितरण करता है सब विषयों का, ताकि उसमें पूरा बकरी पालन का जो है संपूर्ण कोर्स है वो पूरा हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें मुख्यतः ये बकरियों का आपने कौन सी नस्ल का चयन करना है, अपने क्षेत्र के अनुसार कौन सी नस्ल आपने पालनी है, उसके बाद
जो भी पशु आप पालना चाहते हैं उसकी आपने सिलेक्शन कैसे करनी है, उसका आपने प्रजनन से संबंधित कैसे कार्य करना है, आवास से संबंधित किस तरह की गतिविधियां आपने देखनी है, खान पान में किस तरह का आपने जो लोकल मार्केट में जो वस्तु अवेलेबल है, जो अनाज अवेलेबल है, उससे आपने पशु का जो चारा बनाना है। तो ये सारी चीजें पशु के टीकाकरण से संबंधित है। और इसमें साथ साथ ये भी बताया जाता है कि जो बैंक से जो नाबार्ड की तरफ से एक ऑफिसर आता है तो वो ये भी बताता है कि आप बकरी पालन करते समय आपको कोई लोन की सुविधा है, आपको कोई सब्सिडी की सुविधा है, तो उसमें एक लेक्चर इसका भी रखा जाता है। तो इस तरह से उसमें संपूर्ण पूरा कोर्स बकरी पालन से व्यवस्थित होता है और बड़ा ही अच्छा वो प्रशिक्षण होता है। तो किसान भाइयों को एक बार बकरी पालन करने से पहले जरूर एक बार ये 7 दिन का कोर्स करना चाहिए और सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो इससे बहुत लाभ होगा। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ उत्तर प्रदेश से, आइए उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है आपका? जी मुझे डेयरी के लिए लोन चाहिए। डेयरी के लिए लोन चाहिए आपको? जी, अनुज कुमार जी हैं। और कितने बड़ी डेयरी आप खोलना चाहते हैं, मतलब कितने पशुओं के साथ? लगभग 20 पशुओं खोलना चाहते हैं। 20 पशुओं की डेयरी खोलना चाहते हैं। जी, अधिराज जी, ऐसी कोई स्कीम है जो 20-25 पशुओं के लिए हो, या 10 पशु से अगर मान लीजिए कोई किसान पहले उसके कुछ हैं और कुछ और जोड़कर छोटी मिनी डेयरी अगर वो करना चाहता है तो, या फिर वो जो पशुपालन से जुड़ा हुआ जो कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसी से ही वो लाभ ले सकता है? अनुज जी, आप तो एक है आप किसान क्रेडिट कार्ड का सुविधा ले सकते हैं, और ऐसे तो डायरेक्ट कोई मिनी डेयरी के लिए भारत सरकार के कोई स्कीम तो नहीं है और भारत सरकार की तरफ से लोन भी तो नहीं मिलता है। पर यह है कि आप बड़े डेयरी के लिए हम सब्सिडी देते हैं, और अगर छोटा सा कुछ लोन लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बैंक से बात कीजिए, तो वहां से आपके क्रेडिबिलिटी के हिसाब से वो लोन दे सकते हैं, और छोटा बनाइए, उसको धीरे धीरे बढ़ावा देने के लिए हमारे पास योजनाएं हैं। और देखिए, जैसे आप बता रहे थे कि जो एक बहुत बड़ी वाली जो स्कीम है 4 करोड़ वाली, तो वो एफपीओ के माध्यम से भी हमारे किसान, हमारे पशुपालक ऐसे, मतलब कुछ किसान मिलकर एफपीओ बनाए और ऐसे मतलब इस स्कीम से जुड़े, इसका लाभ लें, ये भी संभव है? हाँ, ये संभव है। एफपीओ की तरफ से लेते हैं, एसएचजी ग्रुप्स भी बना के ले सकते हैं, कोई कंपनी है तो उसके थ्रू ले सकते हैं, और इंडिविजुअल है जो ग्रुप 8 कंपनीज हैं उससे थ्रू भी ये इसका लाभ ले सकते हैं। जी, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें कॉल करें, आपकी कॉल्स का हमें इंतज़ार रहेगा। हम बात कर रहे हैं पशुपालन से जुड़ी भारत सरकार की योजनाओं के बारे में, साथ ही हम बकरी पालन पर भी चर्चा कर रहे हैं। आपकी कॉल्स का हमें लगातार इंतज़ार रहता है। अब अंतिम पड़ाव में पहुंच रहे हैं, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ले सकें उतना बेहतर रहेगा। तो फिलहाल छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है, और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है।
अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात करें भारत सरकार की पशुपालन से जुड़ी योजनाओं के बारे में और साथ ही बकरी पालन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। कॉलर हमारे साथ है, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है हेलो किसान में। सवाल बताएं अब्दुल जी। नमस्कार जी नमस्कार। डॉक्टर साहब इतना था कि हमारे पास आम के बाग है, बागात हैं, आम के शौकीन हम बहुत हैं। हमारी बकरियां आम की पत्ती नहीं खाती। छोटे छोटे सवाल हैं, आम की पत्ती नहीं खाती, तो इसके लिए हम सहजन का पेड़ लगाएं, मेरे पे पेड़ लगाएं और कौन सी चीज ऐसी पत्ती है पेड़ है जो लगाएं जो निकल के बकरियां ठीक है फायदा हो। जी नरेंद्र जी क्या बताना चाहेंगे? जी मैडम एक बार रिपीट करेंगे। ये कह रहे हैं कि इनके पास आम के बाग हैं लेकिन बकरियां जो है आम की पत्तियां तो खाती नहीं है, तो ऐसे में किस तरह की व्यवस्था करें उनके लिए? जी नहीं, इसमें ऐसा है ना कि जैसे इन्होंने बताया कि जो बकरियां जो सबसे अच्छा जो पसंद करती है वो नीम का पेड़ है, बबूल का पेड़ है ना, तो उसकी कच्ची पत्तियां जो है वो बकरियां बड़े चाव से खाती हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ चारागाह में ही पशु को लेकर के जाते हैं तो उससे जो है उसके संपूर्ण पोषण की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो जब पशु शाम में आते हैं तो आप उसको दाना भी डाल सकते हैं, या आप जैसे जो उस मौसम में रबी के सीजन में या खरीफ के सीजन में जो भी चारा अवेलेबल है उसको आप पशु को दीजिए। और उसके अगर सिर्फ हम आम के पत्तों पे ही, ये तो हमें पता ही है कि भी आम के पत्ते बकरियां नहीं खाती हैं, तो उसका एक दूसरा सुदूर अच्छा जो भोजन है वो हम चारागाह में पशु को ले जा सकते हैं, या जो हम खेत में उगा सकते हैं वो चारा हम पशु को दे सकते हैं मौसम के अनुसार, या खरीफ का मौसम है, रबी के मौसम में जो भी उपलब्धता चारे की होती है वो हम दे सकते हैं। इसके अलावा हम जो पशु का जो है वो दाने, जब हमें यूं लगता है कि आपकी आवाज नरेंद्र जी नहीं आ पा रही हम तक। हेलो नरेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? नरेंद्र जी क्या आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? आप चलिए शायद हमारा संपर्क टूट गया है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ नरेंद्र जी थे। नरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, बकरी पालन से जुड़ी हुई और बकरियों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अधिराज जी, क्योंकि अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय बहुत कम समय रह गया, तो मैं चाहूँगी कि कुछ और पॉइंट्स जो आपको लगता है कि हमें चर्चा में शामिल करने चाहिए, जो जिसकी जानकारी किसानों तक पहुँचनी ज़रूरी। एक चीज़ हम सारे किसान भाइयों को ये भी बताना चाहते हैं कि जो इस साल हमारे नए योजनाएं में आए हैं, एक मोबाइल वेटनरी यूनिट है। अब किसान भाइयों को और पशुपालक यानी पशु चिकित्सक
घर घर पहुंचेंगे। वो आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, हम आपके पास पहुंचेंगे। जी, ये एक बहुत बड़ी समस्या भी रहती थी। कई बार जैसे पशु बीमार है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उठाना और हॉस्पिटल तक ले जाना, ये एक समस्या आती थी। तो मतलब ये अब सीधा हॉस्पिटल गांव पहुंच जाएगा। एक कॉल सेंटर टाइप का बनाया जाएगा, जहां पे आप बनाया भी गया है उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे राज्यों में अभी इस साल बजट में पैसा का प्रावधान किया गया है। तो एक कॉल सेंटर टाइप का बनेगा जहां पे आप कॉल करेंगे, आपकी कॉल पे बेसिस में हम आपके पास पहुंचेंगे, ताकि आपको आपके पशु को लेके हमारे पास और पशु चिकित्सालय में आने की जरूरत नहीं, और जो भी चिकित्सा रहेगा हम आपके घर पे ही वो उपलब्ध करवाएंगे। ठीक, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। और ये एक तो बहुत ही मतलब समस्या भी रहती थी पशुपालकों के लिए, क्योंकि देखिए इतने बड़े पशु को, जैसे मान लीजिए गाय भैंस हैं, उनको ले जाना कई बार मुश्किल भी होती थी और उससे खर्चा भी उनका बढ़ता था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदिराज जी, आप भी स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और जो सरकार की तरफ से पशुपालन को लेकर योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में हमने और विस्तार से समझने का प्रयास किया। हमारे बहुत सारे किसानों के सवाल भी आए, उनके जवाब भी हमने दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ ही आज के हमारे हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का विषय क्या है आइए डालते हैं इस पर नजर। कल का विषय है कटहल की खेती, चने की फसल में कीट एवं रोग प्रबंधन, ये कल का हमारा विषय है। इससे जुड़े विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस hellokisan2015@gmail.com, और साथ ही फेसबुक के माध्यम से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा, अपने सवाल साझा करें। और इससे भी आसान तरीका है हमारा कॉल सेंटर नंबर। जी हाँ, हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर है, आप नोट कर लें, 1800113060, टोल फ्री है, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। बस सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान ही कॉल करें और अपने सवाल इस पर रिकॉर्ड करवा दें, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे और अपने विशेषज्ञों से लेंगे आपके सवालों के जवाब। और चलते चलते आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना आपको ये है कि टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं डीडी किसान के YouTube चैनल से, जहां पर हेलो किसान भी आप देख सकते हैं और अन्य हमारे कार्यक्रम भी हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।